देखो, ये सब कुछ अच्छे से खत्म नहीं होने वाला है। जब ये खत्म होगा, और बड़ा सवाल ये है कि कब खत्म होगा। क्या वो रेडिटर्स हीरो है या विलेन? वो बस लोग हैं। ये कुछ कम नहीं है कमाल का। नमस्ते, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है कोल्ड फ्यूजन में। दुनिया सच में अजीब जगह है आजकल। लगता है कुछ भी हो सकता है। 2021 की शुरुआत में एक वायरल युद्ध शुरू हुआ, सबसे अनोखी जगह पे, शेयर बाजार में। ये दिखाया गया था एक संघर्ष के रूप में इंटरनेट पे इन्वेस्टर्स और बड़े हेज फंड्स के बीच। पर पूरी कहानी क्या है? ये सब शुरू हुआ था 2019 के सितंबर में, जब एक आर्म शेयर इन्वेस्टर जिसका नाम था किथ गिल ने शेयर बाजार में कुछ इंटरेस्टिंग देखा। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया, यूट्यूब पे साइन इन किया और बात करने लगा उसने जो देखा था। किथ ने रेडिट पे भी पोस्ट किया अपने ऑब्जर्वेशंस के बारे में। फोरम के ज्यादातर लोग उस पे हंस रहे थे, पर किथ को विश्वास था कि पे ऑफ बहुत बड़ा होगा। उस समय किसी को समझ नहीं आया था वो क्या कर रहा था, पर उसका डिसीजन एक ऐसा मूवमेंट शुरू कर दिया जो फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे पागलपन भरा मूवमेंट था। ये मल्टी-बिलियन डॉलर हेज फंड्स को घुटनों के बल ले गया और एक सोशल अपराइजिंग शुरू की पब्लिक और वॉल स्ट्रीट के बीच। आराम से बैठी और देखी कैसे एक रेडिट यूजर ने एक रिवॉल्यूशन शुरू किया जो फाइनेंशियल दुनिया को हिला दिया। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। 2K में बिल क्लिंटन ने कमोडिटी फीचर्स मॉडर्नाइजेशन एक्ट साइन किया और यूशर्ड इन द एज ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। बिना ज्यादा हेजिटेशन के फाइनेंशियल सेक्टर ने ओवरऑल इकोनॉमी पे बढ़ावा दिया, बजाय गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने का। इकोनॉमी के बड़े सेक्टर्स ने क्रिएटिव वेज बनाए पैसे से पैसे कमाने के। बिल क्लिंटन ने बाद में माना कि उन्होंने एक बड़ी गलती की थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट स्पेक्युलेशन के फ्लडगेट्स खुल गए थे और ज्यादा एक्सोटिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए गए और बेचे गए। बैंक्स और फाइनेंशियल प्लेयर्स को कुछ रेगुलेट करना था, पर ये नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्राइवेटली ट्रेड किए गए सुपरवाइजेशन के बिना। कोई कनेक्शन नहीं था किसी रियल वर्ल्ड अंडरलाइंग एसेट से, पर जो रिस्क क्रिएट हुए थे फाइनेंशियल सिस्टम में वो रियल थे। स्पेक्युलेशन फाइनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया 2K8 में। एक क्राइसिस आया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। मिलियंस ऑफ बेलआउट्स हुए बैंक्स और हेज फंड्स के लिए, जबकि मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ने अपनी जॉब्स खो दी। काम मिलना मुश्किल हो गया और बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फैमिलीज के लिए प्रोवाइड करने में। जब धूल सेटल हुई, गुस्सा बढ़ा और 2K11 में ये एरप्ट हुआ मूवमेंट में, जिसे बोला गया ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। इसका पर्पस था प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट द बैंकर्स और दिखाना कि वो नहीं बच सकते गैम्बलिंग करके दूसरे लोगों के पैसे से। पर कुछ अजीब हुआ विद इन अ ईयर। लगता है सबने फोकस खो दिया फाइनेंशियल इशू पे और बजाय बैंक्स को चैलेंज करने के और उन्हें अकाउंट पे रखने के, सोसाइटी ने शुरू कर दिया लड़ाई एक दूसरे से ओवर देयर पर्सनल डिफरेंसेस। इस बीच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइन ऑफ रिलीफ कर सके टर्न ऑफ इवेंट्स पे। चलो 2020 की बात करते हैं, जब दुनिया भर के लॉकडाउन शुरू हो गए थे। अमेरिका में लगभग 47% नौकरियां छोटे बिजनेसेस से आती थी। तो जब इकोनॉमी बंद हो गई, तब वहाँ आर्थिक विनाश हुआ। लोगों के पास काम नहीं था और उनका हाल बेहाल था। उन्होंने देखा कि जब उनका बिजनेस बंद था और उनकी नौकरियां चली गई थी, तब भी अमेज़न, वॉलमार्ट जैसे बड़े कॉर्पोरेशंस बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। इनफैक्ट वो पल रहे थे और फाइनेंशियल मार्केट्स भी बूम कर रहे थे। अमीर लोग फिर से अमीर हो रहे थे, जबकि उन्होंने सब कुछ खो दिया था। छोटे बिजनेसेस से ध्यान निकलकर फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी में जा रहा था। 2K12 में 30 इयर्स की जेमी रोगोजिन्स्की ने रेडिट फोरम ब्राउज किया था। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाया था जब वो वॉशिंगटन DC में काम कर रहे थे। तो जेमी ने सोचा कि वो एक कम्युनिटी बनाएंगे इन्वेस्टिंग के अराउंड। उन्होंने इसके लिए एक सबरेडिट शुरू किया जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट बेट्स। पहले कुछ सालों में वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम केवल कुछ हजार यूजर्स तक ही पहुंचा। फिर 2019 में कुछ ब्रोकरेज चेन्स ने अपने एप्स के लिए ट्रेडिंग कमीशंस को एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने ट्रेडिंग को फ्री और एक्सेसिबल बना दिया। रिटेल इन्वेस्टिंग सीन पर अचानक से धमाल मच गया। वॉल स्ट्रीट बेट सब्सक्राइबर्स की संख्या जल्दी से 50,000 से बढ़कर 1 मिलियन हो गई मार्च 2020 की क्रैश के दौरान। इस समय कम्युनिटी ने अपना दिमाग खुद ही बना लिया था। जेमी, ओरिजिनल फोरम के क्रिएटर, ने अपनी चिंता व्यक्त की कि नियंत्रण से बाहर हो रहा है और उन्होंने कुछ मॉडरेटर्स को डिलीट कर दिया, जैसा कि उन्होंने उचित समझा। उन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा और दूसरे मॉडरेटर्स ने उन्हें बाहर कर दिया। एक यूजर वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम में, जिसका नाम किथ गिल था, कुछ नोटिस कर रहा था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल द आर्मचेयर इन्वेस्टर पर अपना गेम प्लान बताया। वो एक कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहता था जिसका नाम था गेमस्टॉप। गेमस्टॉप एक सिंपल बिजनेस मॉडल पर काम करता था, वीडियो गेम्स और गेमिंग इक्विपमेंट बेचना अपने फिजिकल स्टोर लोकेशन से। नेचुरली जब गेमर्स ऑनलाइन परचेसेस की तरफ मूव करने लगे तो ये मॉडल कम लुक्रेटिव हो गया।
लग रहा था कि गेमस्टॉप बैंकरप्सी का सामना कर रहा है, तो कितने ऐसी कंपनी क्यों खरीदना चाहती थी। वो सोच रहे थे कि ये नज़रिया बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हालांकि कंपनी अपने स्टोर्स बंद कर रही थी, लेकिन उन्हें 10 की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने पर पता चला कि उनके पास बहुत सारा कैश था। वो अपना डेट चुका सकते थे और सिर्फ कुछ अच्छी मैनेजमेंट के साथ कंपनी रिकवर कर सकती थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपने पॉइंट्स को सबूत के साथ साबित किया। वो ब्लॉग्स, प्रेस रिलीज, सीकिंग अल्फा आर्टिकल्स, कंपनी नोट्स और अधिक पढ़ रहे थे। सब ये केस बनाने के लिए कि स्टॉक एक्चुअली अंडरवैल्यूड था। उदाहरण के लिए उन्हें पता था कि नए गेमिंग कंसोल्स जल्द ही आने वाले थे और ये गेमस्टॉप सेल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने ये भी सोचा कि डिजिटल की तरफ मूव एक्चुअली लोगों की सोच से बहुत धीरे हो रहा था और ये कंपनी के लिए अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आर्टिकल्स और वीडियोस उठाए जिसमें लोग फिजिकल गेम डिस्क के बारे में बात कर रहे थे, डिजिटल डाउनलोड्स के कंपैरिजन में। उन्होंने समझा कि फिजिकल गेम्स के लिए अभी भी बहुत डिमांड थी, जो गेमस्टॉप के लिए और अधिक रेवेन्यू का मतलब है। वो मेहनत कर रहे थे और अपने केस बनाने के लिए कोई पार्टनर पलटने से नहीं चूक रहे थे। उन्होंने गेमस्टॉप में सितंबर 2 के 18 के 19 के 20 में $53 के इन्वेस्ट किए। ट्रेंड क्लियरली डिजिटल की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप अभी भी कुछ देशों को देख रहे हैं जो अभी भी फिजिकल की तरफ हैवीली शोर्ड हैं और मुझे लगता नहीं है कि 1 साल बाद अचानक से सब लोग डिजिटल खरीदेंगे। मुझे सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि गेमस्टॉप दिवालिया नहीं हो रहा है। लोग अभी भी डिस्क खरीद रहे हैं और गेमस्टॉप के लिए सिर्फ कुछ वर्षों तक डिमांड है, क्योंकि अगर ऐसा है तो गेमस्टॉप लाइकली अंडरवैल्यूड है। कुछ रेडिटर्स भी किट से सहमत थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ और अजीब चीजें नोटिस की। गेमस्टॉप स्टॉक का 84% शॉर्ट पोजीशन में था, यानी कि दाम गिरने की शर्त लगाई गई थी। ये बहुत ही असामान्य था। ये पता चला कि हेज फंड्स ने स्टॉक को शॉर्ट बेचने में मिलकर काम किया था, पब्लिकली स्टेटिंग दैट द प्राइस वुड गो डाउन। इसलिए उन्होंने मिलियंस बेचे थे। ओवर 130% ऑफ द गेमस्टॉप स्टॉक शॉर्ट एट दिस मोमेंट। रेडिटर्स के पास फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक अनोखा मौका था। एक लोकतांत्रिक वित्तीय आंदोलन शुरू हो सकता था अगर सही खेला गया तो। लेकिन पहले गेम प्लान को पूरी तरह समझने के लिए हमें शॉर्ट सेलिंग को डिस्क्राइब करना होगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कुछ विंटेज बेसबॉल कार्ड्स उधार लिए हैं, लगभग $400 के लिए, लेकिन अगले हफ्ते उन्हें कार्ड्स वापस देने का वादा किया। जब वो आपको बेसबॉल कार्ड्स देने के लिए मान जाते हैं, तब आप उन्हीं कार्ड्स को डीलर को $400 में बेच देते हैं, क्योंकि वो कार्ड्स का मार्केट प्राइस होता है। आप इसलिए ये करते हैं क्योंकि आप प्राइस गिरने की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए 1 हफ्ते बाद बेसबॉल कार्ड्स का मार्केट प्राइस $300 तक गिर जाता है। अब डीलर से नए प्राइस $300 में बेस कार्ड्स वापस खरीद लेते हैं, क्योंकि आपने ओरिजिनल डीलर को $400 में बेचा था। तो अब आपके पास $100 बच जाते हैं, तो आप अपने दोस्त को कार्ड्स वापस देते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट सेलिंग है। बस आपको अपने दोस्त को कार्ड्स उधार लेने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर 1 हफ्ते बाद कार्ड्स का मार्केट प्राइस $500 हो जाता है, तो आप अपने दोस्त को कार्ड वापस देते समय $100 की जेब में हाथ डालना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर कार्ड का प्राइस बढ़ता ही जाता है और मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आपकी तरह की सिचुएशन में हैं, तो वो सब अपने डीलर्स से अपने कार्ड्स वापस खरीदना चाहते हैं और उन्हें अपने दोस्त को बेचना चाहते हैं ताकि उनके लॉसेस कम हों। लेकिन कार्ड्स की मास बाइंग से कार्ड्स का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। इससे शॉर्ट क्विज कहते हैं। ये लास्ट सिनेरियो इन हेज फंड्स के साथ हुआ। शॉर्ट सेलिंग के साथ लॉसेस लगभग लिमिटलेस होते हैं। मुझे लगता है कि हेज फंड्स डम मनी है। हर एक्सपीरियंस्ड हेज फंड मैनेजर जानता है कि आपको 138% शॉर्ट इंटरेस्ट के साथ स्टॉक शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो वापस गेमस्टॉप की तरफ, हेज फंड्स ने जो फतल मिस्टेक की थी वो ये थी कि वो ग्रीडी थे। वो गेमस्टॉप स्टॉक को $50 से लेकर $5 तक चला सकते थे, लेकिन उन्होंने बेचने के बिना वहाँ टिक गए। लगता है कि वो हर लास्ट सेंट अपने बेट से चाहते थे। लगता है कि वो सिर्फ गेमस्टॉप को बैंकरप्ट होने का वेट कर रहे थे, जबकि कित अपनी फंडिंग्स पोस्ट कर रहा था। तब एक और रेडिट फोरम यूजर ने एक 7-point डॉक्यूमेंट पोस्ट किया जिसका टाइटल था बैंकरप्सी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉर डमीज फीचरिंग गेमस्टॉप। यूजर ने पॉइंट आउट किया कि हेज फंड्स फैटली एक्सपोज थे। वॉल स्ट्रीट बेट फोरम ने आइडिया पसंद किया। ये ब्रिलियंट था। रेडिटर्स के लिए रिस्क लिमिटेड था। सबसे बुरा जो हो सकता था वो ये था कि स्टॉक जीरो हो जाता और वो अपना सारा पैसा खो देते। दूसरी तरफ हेज फंड्स के लिए रिस्क बहुत बड़ा था। रेडिट आर्मी का प्लान था गेमस्टॉप स्टॉक खरीदते रहना, प्राइस बढ़ते रहना और हेज फंड्स को और अधिक पैसा खोने पे मजबूर करना। हेज फंड्स को अपने पोजीशंस अबेंडन करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा और उन्हें अपने लॉसेस कवर करने के लिए मार्केट से शेयर्स खरीदना पड़ेगा अपने लैंडर्स को रिटर्न करने के लिए।
और जैसे हमारे बेसबॉल कार्ड एग्जाम्पल में पहले बताया गया था, ये वेरी एक्ट प्राइजेस को और अधिक बढ़ा देता है। ये एक कैस्केडिंग इवेंट था जो स्टॉक प्राइस में बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में ड्रामेटिक राइज ले आया। स्टॉक बढ़ता ही जा रहा था और हेज फंड्स पैसा खोते ही जा रहे थे। रेडिट ने समझ लिया था कि वो हेज फंड्स को घुटनों के बल ला सकते थे। ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था। मासेस बैंक्स और हेज फंड्स की खुद के गेम को उनके खिलाफ कर रहे थे। जनवरी 26 तक गेमस्टॉप यूएस स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा ट्रेडेड स्टॉक बन गया, वॉल्यूम्स मैचिंग दैट ऑफ द 5 बिगेस्ट टेक चेन्स कंबाइंड। गेमस्टॉप ने अपने शेयर प्राइस को सिर्फ कुछ डॉलर्स से 2020 में ओवर 490 तक देखा, ट्रांसफॉर्मिंग अ फर्म दैट वाज वैल्यूड एट लेस देन 200 मिलियन इन अप्रैल 2020 into a company worth more than 28 billion। कहानी के आसपास बस शुरू हुआ और न्यूज मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि लोग वापस कंट्रोल ले रहे हैं। बैंकर्स ने खुद के गेम को उनके खिलाफ खेलकर, लेकिन जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, कहानी में शायद कुछ और हो। रेडिट रेबिलियन आज भी जारी है। गेमस्टॉप फिर से बढ़ रहा है। ये अमेजिंग है कि अब एवरेज पर्सन एक्चुअली हेज फंड्स के अगेंस्ट फेयर शेक पा सकते हैं। इस समय जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपनी फाइनेंशियल रिटर्न की परवाह नहीं है। अब ये बात है कि मैन को स्टिक करने की। वॉल स्ट्रीट स्पेकुलेशन और इन हेज फंड्स गाइज ने हमेशा से स्टॉक मार्केट को बहुत सिमिलर वेज में मैनिपुलेट किया है। जनवरी 28 तक हेज फंड्स और शॉर्ट सेलर्स ने $70 बिलियन खो दिए थे और 5 की यूएस फर्म्स प्रभावित हुई थी। ये ऑल आउट वॉर थी। गेमस्टॉप रेबिलियन की खबर दुनिया भर में फैलने के बाद बिलबोर्ड शुरू हो गए थे जिसमें पब्लिक को क्या करना है ये बताया जा रहा था। गेमस्टॉप स्टॉक खरीदना पहले बिलबोर्ड न्यूयॉर्क में था, लेकिन जल्द ही और बिलबोर्ड्स सैन डिएगो, सॉल्ट लेक सिटी, डलास, ऑरलैंडो और अधिक जगहों पर दिखाई दिए। जनवरी 28 को वॉल स्ट्रीट पर एक छोटा फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ। इसी बीच ऑनलाइन रेडिटर्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड करने और बेचने के लिए नहीं इनकरेज कर रहे थे, जो उन्होंने डायमंड हैंड टर्म से कहा। प्लान ये था कि जितना लंबा समय रेडिटर्स होल्ड आउट करेंगे, उतना ही अधिक नुकसान वो हेज फंड्स को करेंगे। ये मिलियंस और शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर में होगा, बड़े इंटरेस्ट अमाउंट्स के कारण जो उन्हें पे करना पड़ेगा। खबर जल्द ही व्हाइट हाउस पहुंच गई। इसी दौरान बड़े शॉक्स ने एक मौका महसूस किया। बड़े ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स लड़ाई में शामिल हो गए, लेकिन सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। ब्लैक रॉक और अदर वॉल स्ट्रीट टाइटन्स ने गेमस्टॉप पर कंबाइंड 16 बिलियन बनाए सिर्फ कुछ दिनों में। ये देखिए, सिर्फ रेडिटर्स ही नहीं थे जो पैसा बना रहे थे। और ये कहानी का एक की पॉइंट है, वॉल स्ट्रीट हमेशा जीतने का तरीका ढूंढ लेता है। दूसरे रेडिटर्स ने नोटिस किया कि और भी कंपनीज जो बैड शेप में थी, उन्हें भी हेवीली शॉर्टेड किया जा रहा था। इसमें नोकिया, AMC मूवी थिएटर्स और अधिक शामिल थे। इन प्राइजेस को बिड अप करने के लिए और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे। मेलविन कैपिटल, अ हैवी शॉर्ट सेलर, एक बड़ा कैजुअलिटी थी। उन्हें $2.7 बिलियन की ट्यून पर किटाडल द्वारा बेल आउट किया गया था। गेमस्टॉप के फ्रेंजी से 3 बड़े इन्वेस्टर्स ने पर्सनल वेल्थ में ओवर $2 बिलियन गेन किए। अदर शॉर्ट ट्रेडर्स अब अपने स्टूडेंट लोन वापस कर पा रहे थे। आर्मचेयर इन्वेस्टर किट गिल ने सिर्फ लगभग $53 इन्वेस्ट किए थे बैक इन 2K19। उनका बैट ऑन गेमस्टॉप अब स्टॉक रैली के हाइट पर $48 मिलियन का फॉर्च्यून बन गया था। लेकिन उनके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। बैटल लाइंस जल्द ही ड्रॉन होने शुरू हो गई थी। डिस्कॉर्ड ने रेडिट पर चर्चा करने वाले लोगों को उनके प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इससे आग और भी बढ़ गई थी। रेडिट पर वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम के सब्सक्राइबर्स 5 मिलियन से बढ़कर 8 मिलियन हो गए सिर्फ कुछ ही दिनों में। फेसबुक ने भी कदम उठाया और रॉबिनहुड ट्रेडिंग ग्रुप को बैन कर दिया, जिसमें 1,57,000 से ज्यादा मेंबर्स थे। पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने रिटेलर को गेमस्टॉप स्टॉक खरीदने से रोक दिया। नोकिया, AMC और कुछ और स्टॉक्स भी इसमें शामिल थे, सिर्फ बेचने की अनुमति थी। रॉबिनहुड के इस कदम से जनता बहुत गुस्सा हुई, जो अब तक इस सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। कई क्लास एक्शन मुकदमे शुरू हो गए और पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल हो गए। स्टॉक खरीदने से लोगों को रोकना और उन्हें सिर्फ बेचने की अनुमति देना, इससे कीमत को कृत्रिम रूप से नीचे दबाया जा सकता था। ये बाजार मैनिपुलेशन के रूप में देखा जा सकता था। लग रहा था कि रॉबिनहुड बड़े हेज फंड्स के साथ हैं, क्योंकि उन्हें किटाडल और दूसरे से फंडिंग मिलती है। बैडल में हेज फंड्स को छोटे इन्वेस्टर्स से बहुत सारा डेटा मिलता है, जिससे वो पैसा कमाने के तरीके समझ सकते हैं। सच कहूँ तो रॉबिनहुड ने यूजर डेटा बेचकर ह्यूज फंड से $700 मिलियन कमाए थे। इस दौरान SEC की जांच भी शुरू हो गई थी। अपनी कंपनी की रक्षा में CEO व्लाड तानेव के हिसाब से
असामान्य बाजार कंडीशंस की वजह से रॉबिनहुड को चलाने के लिए $1 बिलियन इकट्ठा करना पड़ा। एलन मस्क सुर्खियों में रहे जब उन्होंने व्लाड को इंटरव्यू में सवाल किए। थर्सडे सुबह जब मैं सो रहा था तब सुबह 3:30 बजे हमारी ऑपरेशन टीम को NSC नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से एक फाइल मिली जिसमें डिपॉजिट की मांग थी। मांग करीब $3 बिलियन की थी। अचानक $10 बिलियन की मांग अजीब लग रही थी। हमारे पास इस केस में कोई विकल्प नहीं था। हमें अपनी रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का प्लान करना पड़ा। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियरिंग हाउस किसने कंट्रोल किया? लोग ये जानना चाहते थे कि क्या आपने अपने क्लाइंट्स को बेच दिया या आपके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं था तो ये समझ आता है, लेकिन फिर हमें ये जानना होगा कि आपके पास क्यों कोई विकल्प नहीं था और ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये सब सवाल उठता है कि अगर सिर्फ कुछ स्टॉक्स से ही रॉबिनहुड पर इतना प्रभाव पड़ा तो अगर पूरी मार्केट में वोलेटिलिटी होती तो क्या होता। फरवरी आते ही माहौल बदल गया। गेमस्टॉक प्राइस गिरने लगा और रेडिट मैसेज बोर्ड पर डर फैल गया। कुछ यूजर्स ने लाखों खोए तो कुछ यूजर्स ने करोड़ों खोए। किथ गिल ने अब तक $14 मिलियन से ज्यादा खोए। सबने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था। उनका विश्वास था कि हेज फंड्स को अपने शॉर्ट्स कवर करने के लिए अपनी पोजीशंस वापस खरीदनी ही पड़ेगी, जल्दी या देरी से, और इससे प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। ये संभव है कि जबकि रेडिटर्स ने होल्ड किया, बड़े शार्क्स ने पहले ही बेच दिया हो। मैं रेडिटर्स की दृढ़ निष्ठा की प्रशंसा करता हूँ जो उन्होंने सही समझा, लेकिन कई लोगों ने इन्वेस्टिंग का नंबर 1 रूल तोड़ दिया। सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जितना तुम खोने के लिए तैयार हो। शायद कुछ लोग इसे एक अच्छा कॉज के लिए डोनेशन के रूप में देखते थे, इन्वेस्टमेंट के बजाय। जब स्टॉक प्राइस गिरने लगे, एक नया न्यूज साइकिल शुरू हुआ। रेडिटर्स ने गेमस्टॉप से सिल्वर पर मूव कर दिया। कई फिजिकल सिल्वर डीलर्स ने डिमांड में बड़ी वृद्धि देखी और सिल्वर प्राइस बढ़ गया। लेकिन यह आउटकम सिर्फ रेडिट के द्वारा संभव नहीं था। सिल्वर मार्केट बहुत बड़ा है और ये बात रेडिटर्स को भी पता है। फोरम पर बहुत सारे पोस्ट थे जिसमें लिखा था कि सिल्वर से दूर रहो, ये सिर्फ गेमस्टॉप से डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। फोरम पर सम्मति थी कि न्यूज मीडिया झूठ बोल रही है और वो लोग हैं जो सिल्वर में रश कर रहे हैं। इसने कई लोगों के लिए मीडिया में विश्वास तोड़ दिया जो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। इस दौर में वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम आग बबूला हो गए थे। रिपोर्ट्स थी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बोरोड गेमस्टॉप स्टॉक डिलीवर करने में फेल हो गए थे। हेज फंड्स एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे शॉर्ट लैडर अटैक कहते हैं। इसमें हेज फंड्स एक दूसरे को 100 शेयर इंक्रीमेंट्स बेचते थे ताकि प्राइस गिर सके। अफवाहें उड़ी थी और ये लगभग असंभव हो गया था कि असल में क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अधिक नियमन के लिए ज्यादा आवाज उठेंगी। एक CNBC इंटरव्यू के नजदीक CEO एडेना फ्राइडमैन ने सोशल मीडिया चैटर की मॉनिटरिंग का आग्रह किया ताकि कोऑर्डिनेटेड स्टॉक मूव्स को रोका जा सके। मैं सोचता हूँ कि जब हम एवेलुएट करते हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप एक सिग्निफिकेंट रन अप देखते हैं स्टॉक में जो न्यूज या फंडामेंटल्स पर बेस्ड नहीं होता। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो सोशल मीडिया चैटर को इवेलुएट करती है और अगर हमें सोशल मीडिया चैनल्स पर चैटर में सिग्निफिकेंट राइज दिखता है तो हम उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। रॉबिनहुड धीरे धीरे टारगेटेड स्टॉक्स की बाइंग को ओपन कर रहा था, लेकिन इससे पहले व्लाड को कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर मिला था। जैनेट येलेन जो पहले फेडरल रिजर्व की चेयरवुमन थी और अभी करंट ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने गेमस्टॉप रेबिलियन पर रेगुलेटरी मीटिंग बुलाने का फैसला किया। येलेन ने फॉर्मली सिटाडेल से $7 लाख से ज्यादा स्पीकिंग फीस रिसीव की है, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। वो अभी हियरिंग कंडक्ट करने के लिए वाइवर ढूंढ रही है। गेमस्टॉप रेबिलियन ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है। ये सोशल मीडिया और फाइनेंशियल सिस्टम के इंटरसेक्शन का पहला इंस्टेंस है। ये आइडिया अब ग्लोबल हो चुका है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि एम्स्टर्डम से लेकर सिडनी तक शॉर्टेड स्टॉक को टारगेट किया जा रहा है। यूरोप में कुछ सबसे ज्यादा शॉर्टेड स्टॉक्स 20% या उससे ज्यादा उछल गए और टोक्यो में शॉर्ट सोल्ड स्टॉक लगभग 7% या उससे ज्यादा उछल गए। एक और बात, अगर फ्यूचर में एक और शॉर्ट क्विज ऑर्गेनाइज किया गया और एक बड़ी फर्म फेल हो गई तो सरकार के द्वारा ये टू बिग टू फेल मानी जा सकती है और फिर एक बार टैक्स पेयर फंडेड बेल आउट हो सकता है। ये तो सिस्टमैटिक रिस्क की बात ही नहीं की गई। फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से इंटेंगल्ड, कॉम्प्लेक्स और फ्रेगाइल है। जब हेज फंड्स को अपने शॉर्ट्स कवर करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है तो ये कहीं और बेचने के कारण बन सकता है। हमारा विश्वास फाइनेंशियल सिस्टम में ऑल टाइम लो पर है। पिछले साल मौजूद सभी $US का 23% प्रिंट हुआ था। वही 40% अमेरिकन के पास इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए $400 भी नहीं है।
ये दुनिया की रिजर्व करेंसी वाले देश से हैं, तो इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होगा। ये कहानी ने ये बताया कि आजकल स्टॉक्स कितने वॉलेटाइल और रियलिटी से डिटैच हो सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट्स, स्टिमुलस, एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन और क्वांटिटेटिव ईजिंग ने ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और अर्निंग फोकस से एक डिकेइंग हस्क ऑफ स्पेक्युलेशन और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में बदल दिया है। सालों तक कंपनीज अपना स्टॉक वापस खरीद रही थी ताकि प्राइस बढ़ जाए और पेपर पर अच्छा दिखे। जब मनी बोरो करने का कॉस्ट सस्ता होता है, कोई रिस्क के बारे में नहीं सोचता। गेमस्टॉप रेबेलियन एक वेकअप कॉल था। एवरेज लोग इससे खुश नहीं थे। उनका कहना था कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट का एक शानदार कोट है, प्राइस इज व्हाट यू पे बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। वॉल स्ट्रीट बेट्स क्राउड ने उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्राइस और वैल्यू के बीच के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेट किया गया था क्लिंटन के दिनों से, जब उन्होंने फाइनेंशियलाइजेशन की दौर शुरू किया था। 2021 का जनवरी एक कल्चरल शिफ्ट मार्क करता है जिस तरह से फाइनेंशियल मार्केट को देखा जाता है। रेडिट यूजर्स जो परेशान थे और सिर्फ चेंज चाहते थे, उनका ऑब्जेक्टिव शायद पहले ही अचीव हो चुका हो। लोग फिर से फाइनेंशियल सिस्टम की अनफेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्या इससे निकलने वाले नए रेगुलेशंस छोटे आदमी को बंद कर देंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन फिर भी एक दिन ये कहानी दुनिया भर के बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, चाहे आउटकम जो भी हो। और दोस्तों, ये थी कहानी कैसे एक आदमी ने रेडिट पर फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन शुरू किया, जो अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप इस क्रेजी मोमेंट इन फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक मेमोरी रखना चाहते हैं, तो मैंने कुछ मर्ज बनाया है। ये गेमस्टॉप लोगों का एक फन टेक है सिचुएशन पर और कभी कभी हंसने की याद दिलाने वाला रिमाइंडर है। लिंक्स नीचे होंगे अगर आप एक ग्रैब करना चाहते हैं। मैं बेहतर कंटेंट और अधिक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये मर्ज उसमें हेल्प करता है। स्पेशल थैंक्स टू जॉन ग्रॉस, एक रेडिटर जो इस स्टोरी को फॉलो कर रहा था और सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए तैयार था, जैसे उन्होंने मैसेज बोर्ड्स पर देखा। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री पर कुछ देखना चाहते हैं तो कोल्ड फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। मैं हर वीक वीडियोस रिलीज करता हूँ, तो मैं अगले वीक मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो इंटेल स्टोरी का पार्ट 2 होगा। ऑलराइट, मेरा नाम डुगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड फन।